नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैंने ये नहीं कहा इस बार कि ये मेरा YouTube चैनल, क्योंकि ये आप लोगों ने बनाया, इसको आप लोगों ने वॉच किया और आप लोगों ने जो योगदान दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत सारे लोगों की जो गुजारिश रही कि आप सर टीजीटी के बारे में कुछ तो हमें गाइडलाइन दे, तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ आज टीजीटी के सबसे पहले लेक्चर के साथ। और ये लेक्चर होगा, हम करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर लिखें। वो कमेंट आपका क्रिटिसिज्म हो, यानी कि चाहे वो मेरी बुराई के प्रति हो या मेरी अच्छाई के प्रति। मुझे अच्छा लगता है अगर मुझे कोई अपना फीडबैक देता है, वो बताता है कि सर आपने अच्छा किया, और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि सर आपने ये कमी रखी, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। इन सारे आपके कमेंट्स, फ़ोन कॉल्स का सुझाव मेरे पास हमेशा आपका स्वागत रहेगा, इन फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेजेस का दोस्तों। मुझे इंतज़ार होता है। और एक बात आपको और महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूँगा कि अगर जैसे आपके छोटे छोटे कोई मैटर्स हैं, इस दौरान हो सकता है कि कुछ टाइम तक मैं बिजी रहूँ और मैं आपकी फ़ोन कॉल्स ना अटेंड कर पाऊँ, तो उस दौरान आप दोस्तों अपना मैसेज छोड़ें मुझे व्हाट्सएप पे। जब भी मैं आऊँगा ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, मैं आपके मैसेजेस का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए दोस्तों, हम आज शुरू करेंगे जॉन मिल्टन जी के बारे में। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि हम जॉन मिल्टन के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूं जॉन मिल्टन की सिर्फ लाइफ को फोकस करके, वहां से आपके कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए ये आज का सफर, और देखते हैं हम जॉन मिल्टन जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। दोस्तों जो जॉन मिल्टन थे, ही वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 ब्रेड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड। दोस्तों वो पैदा कहाँ हुए थे? 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में, चीपसाइड लंदन में वो दोस्तों पैदा हुए थे। जॉन कीट्स का सॉरी जो जॉन मिल्टन है, इनका जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों जो इनके पेरेंट्स थे, तो इनके पेरेंट्स यानी पिताजी का जो नाम था, इनके फादर थे जॉन मिल्टन और इनकी जो मदर थी सारा जेफरी। दोस्तों जो इनके फादर थे जॉन मिल्टन, तो वो एक स्क्रिवनर थे। और दोस्तों ये स्क्रिवनर कौन होते हैं? वो स्क्रिवनर्स होते हैं जो कंपोजिंग करते हैं, म्यूजिक वगैरह कंपोजिंग करते हैं। और ऐसे लोग दोस्तों स्क्रिवनर कहलाते हैं जो रीड और राइट करने में, कुल मिलाकर के रीडिंग और राइटिंग करने में एबल टू रीड एंड राइट, उनका जो जॉब ही होती है वो रीडिंग और राइटिंग की होती है। और वो एक म्यूजिक कंपोजर जो थे, तो वो चर्च में दोस्तों एक म्यूजिक कंपोजर के रूप में भी दोस्तों वो काम करते थे। यानी कि जो जॉन मिल्टन जी के फादर थे, जॉन मिल्टन ही नाम था उनका भी, और वो एक स्क्रिवनर थे और एक कंपोजर थे। दोस्तों जिनकी मदर थी वो थी सारा जेफरी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। दोस्तों जो इनकी प्राथमिक स्कूलिंग हुई, यानी कि पहली स्कूलिंग जहां जहां इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, ही हैव जॉइंड हिज फर्स्ट स्कूल इन 1620। जब ये मात्र 12 साल के थे तब इन्होंने 1620 में, यानी कि जब 1608 में तो ये पैदा हुए जॉन मिल्टन, और 1620 में यानी कि जस्ट 12वें साल इन्होंने एडमिशन लिया सेंट पॉल स्कूल में। सेंट पॉल स्कूल में जब ये 12 साल के थे, यानी कि 1620 में इन्होंने एडमिशन लिया। फिर इसके बाद दोस्तों इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और इसके बाद दोस्तों इन्होंने ज्वाइन किया क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, फिर क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज को ज्वाइन किया। यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों इन्होंने 3 जगह से शिक्षा ली, सेंट पॉल स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और इसके बाद क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने 3 जगह से कुल मिलाकर के अपनी एजुकेशन ली। दोस्तों इन्होंने जो मैरिजेस की थी दोस्तों, तो मैरिजेस इनकी 3 मैरिजेस हुई। जो इसके बारे में दोस्तों मैं मैरिजेस के बारे में और डिटेल पे जाऊंगा, क्योंकि मैं इनकी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए तो मैरिजेस के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बाद में जाऊंगा। लेकिन फिर भी 1642 में दोस्तों इनकी जो पहली शादी हुई थी 1642 में दोस्तों इन्होंने की, वो मैरी पावेल से दोस्तों इन्होंने पहली अपनी शादी की थी। और दूसरी शादी जो दोस्तों इन्होंने की, तो इन्होंने किया था दूसरी शादी कैथरीन वुडकॉक से। और जो तीसरी शादी थी दोस्तों उन्होंने की एलिजाबेथ मिंसुल से। दोस्तों जो पहली शादी मैंने आपको बताया कि 1642 में दोस्तों इन्होंने पहली शादी मैरी पावेल से की थी, पहली थी ये। और कैथरीन वुडकॉक से 1656 में दोस्तों इन्होंने कैथरीन वुडकॉक से की, ये दूसरी शादी थी इनकी। और तीसरी शादी जो इन्होंने की वो एलिजाबेथ मिंसुल के साथ इन्होंने किया, वो थर्ड मैरिज थी दोस्तों, और ये इन्होंने 1603 में दोस्तों किया था।
अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ही इज नोन एज ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। दोस्तों वो बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट और प्यूरिटन, क्योंकि जिस एज में ये जिए उस एज को हम प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं। कभी कभी दोस्तों हम कॉमनवेल्थ पीरियड भी उसको बोलते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी, रिचर्ड क्रॉमवेल का उस समय शासन था दोस्तों। तो ये क्या जाने जाते हैं, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट बिलेटेड जाने जाते हैं दोस्तों। एक फैक्ट इनके बारे में और है, जॉन मिल्टन जो थे तो वो एडमंड स्पेंसर को पोएट्री का मास्टर मानते थे। मतलब वो अपना मास्टर एडमंड स्पेंसर को ही मानते थे, क्योंकि उनकी पोएट्री से दोस्तों, एडमंड स्पेंसर की पोएट्री से जॉन मिल्टन आपके काफी प्रभावित थे दोस्तों। जो एक एलिजाबेथन लास्ट एलिजाबेथन लेट एलिजाबेथन पोएट, यानी कि एक प्यूरिटन पोएट होने के नाते दोस्तों एक प्यूरिटन एज में थे। और जो प्यूरिटन एज का दोस्तों पीरियड है वो 1625 से, जब तक आपके जो है चार्ल्स सेकंड की मोनार्की का स्थापना नहीं हो जाती है, उनका जो है कोरोनेशन नहीं हो जाता, तब तक ये पीरियड चलता है दोस्तों। ये जो जॉन मिल्टन रहे, तो जॉन मिल्टन 3 रूपों में बेहतरीन तरीके से जाने गए। एक तो ये पैम्पलेटर थे, ये पैम्पलेट राइटिंग करते थे। दूसरा दोस्तों इन्होंने जो काम किया वो हिस्टोरियन के रूप में इन्होंने एक काम किया, पैम्पलेटर के रूप में, हिस्टोरियन के रूप में, और इन्होंने सिविल सर्वेंट के रूप में भी दोस्तों काम किया। यानी कि इन्होंने 3 रूपों में काम किया, पैम्पलेटर, हिस्टोरियन और सिविल सर्वेंट के रूप में इन्होंने काम किया दोस्तों। एज ऑफ मिल्टन जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एज ऑफ मिल्टन, जिसे हम प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं दोस्तों, प्यूरिटन एज, इसी को हम कहते हैं एज ऑफ मिल्टन दोस्तों। जब आप एजेस की बात करते हैं ना, तो एलिजाबेथन, जैकोबियन और प्यूरिटन, तो जो प्यूरिटन एज है दोस्तों वही कहलाती है आपकी एज ऑफ मिल्टन। 1625 से 1660 तक, 1625 से 1660 तक ये आपकी कहलाती है एज ऑफ मिल्टन दोस्तों। उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो जॉन मिल्टन है आपके, ये लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से क्यों जाने जाते हैं? एक्चुअली में इनकी जो लंबाई थी वो मिडिल, मतलब बहुत ज़्यादा ना लंबे थे ना जो बहुत ज़्यादा छोटे थे। इनके हेयर बहुत स्टाइलिश थे, और जो इनका फेस था ना दोस्तों, तो वो थोड़ा सा जैसे ओवल टाइप की कटिंग, मतलब ओवल समझते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि पृथ्वी की जैसे जो संरचना है, इस टाइप। मतलब कुल मिला के ना गोल था ना चौकोर था ना बहुत लंबा, लेकिन बहुत अच्छा फेस कटिंग थी। और इनकी जो आंखें थी वो भूरी थी, इसीलिए मतलब ये, और फेयर कलर तो था ही, ये तो फेयर कलर होते ही हैं, ये तो आप जानते ही हैं बेहतर तरीके से। इसीलिए दोस्तों इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे देखने में, इसीलिए इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से दोस्तों ये फेमस थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से कौन फेमस थे, तो दोस्तों जॉन मिल्टन। इनकी जो दोस्तों राइटिंग का जो पहला रेफरेंस मिलता है कि इन्होंने राइटिंग शुरू की, तो दोस्तों इन्होंने 2 शाम्स लिखे। शाम्स क्या होते हैं दोस्तों? जो ईश्वर की पूजा में लिखे जाते हैं। कुछ ऐसा है कि जो शाम्स होते हैं उन्हें, यानी कि जैसे हमारी अपनी मैथोलॉजी में दोहा वगैरह, सोरठा वगैरह मिलते हैं, तो इसी टाइप जो दोस्तों ईश्वर को, जो गॉड को डेडिकेटेड हो, तो इन्होंने 15 साल की उम्र में, मात्र 15 ईयर की उम्र में दोस्तों इन्होंने लॉन्ग बेनिंगटन में इन्होंने 2 शाम्स लिखे थे। यहां से इनकी पहली राइटिंग का थोड़ा सा जिक्र मिलता है दोस्तों। लेकिन 1629 जब ये 21 ईयर के थे दोस्तों, क्योंकि इनका जन्म मैंने आपको बताया कि ये 1608 में दोस्तों पैदा हुए थे, तो 1629 यानी कि जब ये 21 ईयर के हुए दोस्तों, तो इनका एक वर्क आया ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। जो दोस्तों ये वर्क आया ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैं जब अगला लेक्चर अपना अपलोड करूंगा उसमें मैं आपसे बात करूंगा। और ये जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा था इन्होंने दोस्तों, तो इन्होंने इसको लिखा था एक्चुअली में 1629 के क्रिसमस की मॉर्निंग में, जब ये कैम्ब्रिज में थे, वहां पर दोस्तों इन्होंने ये लिखा हुआ था दोस्तों। इनका एक वर्क है जो पहली बार पब्लिश हुआ, जहां तक जो मेरी जानकारी, जहां तक मुझको जानकारी मिली दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो पहला वर्क इनका जो पब्लिश हुआ ऑन शेक्सपियर, 1630 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ था ऑन शेक्सपियर। ये फर्स्ट पब्लिश्ड इनकी पोएम है, जिसको हम ऑन शेक्सपियर नाम से जानते हैं। ये 1630 में दोस्तों पब्लिश हुई थी। इनके दोस्तों 2 मास्क हैं, इन्होंने 2 मास्क भी लिखे। दोस्तों हम बात कर रहे थे इनके मास्क के बारे में। इनके जो 2 मास्क थे वो था, एक था आर्केड्स
और दूसरा था कैमस। दोस्तों इनके मास्क के बारे में पूछा जाता है कि इनका जो मास्क कैमस है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी दोस्तों चर्चा में रहता है और एग्जाम का ये पॉइंट भी है आपका कैमस, इसको आप जरूर पढ़ सकते हैं और मैं भी इसके बारे में अपने बात करूंगा। तो दोस्तों इनका पहले जो इनके दो मास्क आए तो इनमें से एक है आर्केड्स और दूसरा है कॉमर्स। इन्होंने दो जो है ये मास्क लिखे थे 1634 में दोस्तों। इसके बाद 1637 दोस्तों जो ये टाइम आया इनका, तो एक्चुअली में दोस्तों इन्होंने एक बेहतरीन वर्क लिखा। ये जो ईयर है 1637, इस ईयर को बेहतरीन तरीके से जाना जाता है। क्योंकि इन्होंने एक पास्टोरल एलिजी की चर्चा की। दोस्तों जो आपकी इंग्लिश साहित्य में पास्टोरल एलिजीज हैं वो शैली द्वारा लिखी गई हो, मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई हो, या फिर आपके जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई हो, या टेनीसन द्वारा लिखी गई हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह दोस्तों जो इन्होंने पास्टोरल एलिजी लिखी लैसीडस जो 1637 में पब्लिश्ड हुई थी, तो ये एक पास्टोरल एलिजी है, मैंने आपको बताया ही। और इन्होंने जो मिल्टन जी ने लिखा था किसके लिए, वो लिखा था एडवर्ड किंग के लिए। ये इनके एडवर्ड किंग जो थे दोस्तों ये इनके फ्रेंड थे, इनके लिए इन्होंने इनकी डेथ पर दोस्तों लिखा था, एडवर्ड किंग की डेथ पर इन्होंने लिखा लैसीडस जो 1637 में दोस्तों पब्लिश्ड हुई थी। जो हमारा दोस्तों पॉइंट है वो है 1642 का, कि 1642 में जब ये 34 ईयर के थे दोस्तों, 1642 में ये 34 ईयर के थे, तब इन्होंने शादी की थी किससे, मैरी पॉवेल से। दोस्तों ये इनकी पहली शादी थी और पहली शादी जो इन्होंने की थी ना दोस्तों, तो मैरी पॉवेल से की, 34 ईयर के थे। और ये जो मैरी पॉवेल थी दोस्तों ना, तो इनसे आधी उम्र की थी, जस्ट 17 साल की दोस्तों, ओनली 17 ईयर की वो थी। और इन्होंने मैरी पॉवेल से शादी जब की, शादी के 10 साल तक दोस्तों इनकी शादी चली बेहतर तरीके से। इनको 3 डॉटर हुई और 1 सन दोस्तों इनको हुआ। मैरी पॉवेल से इनको 3 डॉटर और 1 सन, यानी कि 4 बच्चे इनके हुए दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है 1643 का दोस्तों। 42 में इन्होंने शादी की और 43 में दोस्तों इन्होंने एक डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखा। 43 में दोस्तों डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। दोस्तों जो इन्होंने लिखा था ना, डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, तो दोस्तों इन्होंने जो ट्रैक्ट लिखा था एक्चुअली में, तो इनको जाना जाने लगा मिल्टन द डाइवोर्सर नाम से जाना जाने लगा। जब इन्होंने 1643 में ये डाइवोर्स लिख दिया, डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, तब इनको जाना जाने लगा मिल्टन द डाइवोर्सर के नाम से। और फिर अगले ही साल दोस्तों 1644 में इनका बेहतरीन एक वर्क आया, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम का ये बिल्कुल पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। और ये पॉइंट है, इन्होंने लिखा था एक एरोपेजिटिका वर्क लिखा दोस्तों। और ये जो एरोपेजिटिका वर्क है ये महत्वपूर्ण है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात को लेकर के इन्होंने लिखा था एरोपेजिटिका को 1644 में। दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, वहां पर मैं एग्जाम पॉइंट्स के साथ जब आऊंगा। दोस्तों इन्होंने सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया। इन्होंने सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग्स टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट, क्रॉमवेल्स रिचर्ड क्रॉमवेल की जो गवर्नमेंट थी दोस्तों, इसके लिए इन्होंने, जब चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया गया था पब्लिकली, तो इन्होंने सपोर्ट किया था एक्चुअली में क्रॉमवेल को। और जब इन्होंने क्रॉमवेल को सपोर्ट किया तो इनको एक बेहतरीन पद भी इसके लिए मिला और ये इस पद पर रहे। और इन्होंने सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग्स के लिए इनको जो है पेंशन वगैरह भी दी गई और इसके रूप में इन्होंने कार्य किया दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है 1652 का दोस्तों। 1652 में दोस्तों इन्होंने 42 में, मैंने आपको बताया कि 1642 में दोस्तों इन्होंने शादी की थी। किससे? जो इनकी पहली शादी हुई थी दोस्तों वो मैरी पॉवेल से हुई थी, मैंने आपको बताया ही ये बात। तो इन्होंने जब 10 साल बाद ही, शादी के इनके 10 साल बाद ही दोस्तों इनको ग्लूकोमा हो गया। और ग्लूकोमा ये पहले से ही था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस ग्लूकोमा का जो असर था इस 52 में, 1652 ईयर में दोस्तों इनको ग्लूकोमा का इतना असर हुआ कि ये टोटली ब्लाइंड हो गए। और उसी समय जब ये टोटली दोस्तों ये ब्लाइंड हुए, तो उसी साल दोस्तों इनकी जो वाइफ थी मैरी पॉवेल, जिससे इन्होंने
42 में मैरिज की थी मिल्टन साहब ने, वो उनकी डेथ हो गई दोस्तों। और ये जो डेथ हुई दोस्तों, इसका कारण था जो इनकी जो फोर्थ जो इनका चाइल्ड था दोस्तों, जो फोर्थ चाइल्ड थी वो गर्ल चाइल्ड थी, उसका नाम था डेब्रॉय। और डेब्रॉय के बर्थ के 3 दिन बाद ही इनकी जो वाइफ थी मैरी 1655 में दोस्तों उनकी डेथ हो गई। और ये 3 दिन मतलब जस्ट उनका बच्चा पैदा हुआ और 3 दिन बाद ही उनकी पत्नी चली गई इस दुनिया से। और ये जो 3 दिन बाद ही के बाद दोस्तों इनका एक जो सन था जिसका नाम था जॉन, उसकी भी दोस्तों डेथ हो गई। यानी कि 3 लोगों की डेथ दोस्तों 1652 में हो गई। अगला जो दोस्तों हमारा पॉइंट है वो है 1656 का। तो 1656 में दोस्तों इन्होंने एक बार फिर से शादी कर ली, और ये जो शादी थी दोस्तों तो उन्होंने किया था कैथरीन वुडकॉक से। कैथरीन वुडकॉक से शादी की 1656 में, और 2 साल ही मात्र वो जिंदा रहीं। कैथरीन वुडकॉक मात्र 2 साल जी, और 56 की शादी 58 में दोस्तों उनकी डेथ हो गई। और इनकी भी जो डेथ हुई दोस्तों, इनके एक ही बच्चा पैदा हुआ, और उसके बच्चे के जन्म के बाद ही दोस्तों फिर से कैथरीन वुडकॉक एक पत्नी, इनकी जो दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक रहीं पॉवेल के बाद, मैरी पॉवेल के बाद कैथरीन वुडकॉक की भी डेथ हो गई 1508 में दोस्तों, मात्र 2 साल बाद। 10 साल बाद हुई थी आपकी मैरी पॉवेल की, और 2 साल बाद ही दोस्तों हुई कैथरीन वुडकॉक की। और इसके बाद दोस्तों 1659 में, 1659 या 60 कहें तो, चार्ल्स द्वितीय को दोस्तों जब उनका जो है मोनार्की की जब पुनर्स्थापना हुई दोस्तों, और चार्ल्स द्वितीय को वहां का राजा बना दिया गया इंग्लैंड का 1659 में। तो दोस्तों मिल्टन को उस समय 2 मंथ की प्रिजन भी हुई, और इन्हें 2 महीने जेल में काटने पड़े। और 1663 में दोस्तों फिर से एक बार इन्होंने शादी की एलिजाबेथ मिंसुल के साथ 1663 में। दोस्तों मैंने बताया कि 1658 में इनकी दूसरी पत्नी की डेथ, और 1652 में दोस्तों इनकी पहली पत्नी की डेथ हुई, उसी साल ये ब्लाइंड हुए। तो इनकी जो तीसरी शादी थी वो 1663 में थी, और इस शादी को उनके बच्ची ने मना किया, उनकी जो बेटी थी तो उन्होंने मना भी किया, लेकिन इन्होंने दोस्तों उनके ऑब्जेक्शन के बाद भी ये 3rd टाइम इन्होंने शादी कर ली। और फिर दोस्तों 1667 ईयर जो रहा वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ये लेकर के आए एक इपिकल वर्क पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों 26 अप्रैल 1667 को पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों ये लेकर के आए, और पैराडाइज लॉस्ट को दोस्तों इन्होंने पब्लिश किया। और फिर 1671 में दोस्तों इन्होंने पैराडाइज रिगेन पर काम किया, और सैमसन एगोनिस्ट भी दोस्तों 1671 में ही आया। तो ये दोस्तों इनके बारे में काफी सारी जानकारी रही, और पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, और जो भी इनके वर्क हैं, इन वर्क के साथ मैंने बिल्कुल सोच रखा है कि जो मैं अगला अपना वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों फिर 1674 में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, और ये जो अंतिम उनकी सांसें थी दोस्तों, तो उनकी जो डेथ हुई थी वो गाउट के कारण हुई थी। ही वॉज डाइड ऑफ गाउट दोस्तों, और इनकी गाउट के कारण ये एक बीमारी हुई इनको, और इनकी डेथ हो गई 1674 में दोस्तों। और 1674 में डेथ होने के बाद उन्हें गाइल्स चर्च में दफन कर दिया गया, जो लंदन में है। और फिर बाद में दोस्तों इनकी जो है मेमोरी के लिए इनको प्लेस किया गया पोएट्स कार्नर वेस्टमिनिस्टर एबी में। तो दोस्तों ये तो रहा जॉन कीट्स जी के बारे में इन शॉर्ट, जो मैंने आपको एक बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन इसके बाद मैं आऊँगा कुछ एग्जाम पॉइंट्स के साथ, और लेकर आऊँगा कुछ उनके महत्वपूर्ण वर्क जो इन्होंने लिखा, जैसे कि एल एलिग्रो हो, एल पेंसरोशो हो, कैमस इनका मास्क हो, या पैराडाइज लॉस्ट हो, लैसिडस इनकी पोएम हो, या फिर पैराडाइज लॉस्ट रिगेन, सैमसन एगोनिस्ट्स। ये सारे वर्क जो है हिस्ट्री और एरोपेजिट का, इनके जो भी महत्वपूर्ण वर्क रहे, उन सारे वर्क से साथ में आऊँगा, और एग्जाम पॉइंट्स भी लेकर के आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।